तो अब तक हम लोग देख लिए हैं क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर से बता देता हूं मैं क्या है एक्चुअल में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होगा वो होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और एग्जांपल के तौर पे हम समझाएं आपको, तो मान लो अभी आप खड़े हो और आप कोई पीछे से आपको धक्का लगा देता है, तो आप फिर से गिर करके फिर से कहाँ जाओगे, फॉल डाउन होकर के नॉर्मली आप रेस्ट में आने की कोशिश करोगे। इनर्शिया ऑफ क्या है वो, रेस्ट। दूसरा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो एक कारपेट है, उसको आप बीट कर रहे हो, कारपेट बीट करने के बाद जो उससे डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं उसको क्या कहोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझने के तौर पे आपसे क्वेश्चन बनाना है बेटा, ये रटना नहीं है, ऐसे समझना नहीं है आपको। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई एग्जांपल दे देगा, पूछेगा इनमें से विच फॉलो द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विच आर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल आपसे पूछता है अगर, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। फर्स्ट आप देखना कि फर्स्ट केस क्या था, सिचुएशन क्या थी, वो बॉडी कहां पर है, बॉडी रेस्ट में था, फिर से गिरा है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, छोड़ दो, गिरने दो उसको, रेस्ट में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। डस्ट पार्टिकल कारपेट के अंदर था, रेस्ट में था, जब आप बीट किए तब निकला है, तो रेस्ट में था पहले, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में ये है कि कोई भी बॉडी है तो अपने जब तक मोशन में अपने आप को बदलाव नहीं करना चाहेगा तब तक ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल दें तो अब मान लो कि मैं सडनली मेट्रो में मूव कर रहा हूं और सडनली मेट्रो ब्रेक अप्लाई करती है और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। सेम कंडीशन होता है बस में। चलो इसको छोड़ो, अगर मान लो कोई एथलीट है, कोई रनर है और वो स्टार्ट करता है, अपने एथलीट अपने रनिंग को स्टार्ट करता है, तो वो देखे होंगे जब तक फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचता है तब तक वो दौड़ता रहता है। फिनिशिंग पॉइंट पहुंचने के बाद एकदम सडनली नहीं रुकता है, वो दौड़ता ही रहता है, फिर लास्ट में जाके रुकता है, अपने मोशन को स्लो करता है। ये सब क्या एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम बात करने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, यानी देखिए जरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है क्या, मतलब सेम कंडीशन है, इट इज inability of body, it is the inability of body to change it, it is the inability of body to change its direction of motion by itself। ठीक है ना, अब समझिए जरा इसको, क्या है ये। नॉर्मली एक आपने मूवी तो देखा ही होगा दोस्त, रब ने बना दी जोड़ी, आपकी भी बनेगी, कामना करता हूं मैं ऊपर वालों से, ठीक है। तो रब ने बना दी जोड़ी, जब आपने मूवी देखे होंगे दोस्त, याद है कि उसमें अपनी जो अनुष्का है वो ड्राइव कर रही होती है और अपना शाहरुख खान जो है वो पीछे बैठा होता है। अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पर अगर वो ड्राइव करे, अगर वो मूव करे, तो अनुष्का जो है वो कहाँ लिफ्ट कर जाएगी, कहाँ उसका डायरेक्टेड होगा, डायरेक्टेड ऑलवेज एक्ट्स इन द, कहाँ, इनसाइड, जहां पे आप मोड़ रहे हो उधर सेंटर की तरफ, और शाहरुख भाई कहाँ जाएंगे, आउटवर्ड। तो यहाँ से दो तरह के फोर्स निकलते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो तुम। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। जैसे कभी कभी आप अपने मदर फादर जो भी आप ड्राइव करते होंगे गाड़ी, आप उसके साथ या सिस्टर के साथ आप बैठे होंगे, ब्रदर के साथ बैठे होंगे, तो अब बैठने के बाद आप देखते होंगे कि यार जब सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी आती है तो आप जो फादर ड्राइव कर रहे हो और बाकी लोग पीछे बैठे हुए एज ए पैसेंजर के तौर पे, तो आपके फादर जो है वो गाड़ी को किधर मूव करा रहे हैं, अपने मतलब सर्कुलर ट्रैक पे लेके जा रहा है, तो सेंटर की तरफ, तो बाकी लोग देखिए उससे अपोजिट की तरफ लगाने की कोशिश करता है, यानी सेंट्रीपिटल। अगर हम बात करें इसी में फोर्स का, अगर हम जिक्र कर ले, जरा फोकस करना। अब मैंने कहा ये सेंटर है और ये ट्रैक है आपका, इस ट्रैक पर देखिए एक गाड़ी है ऐसे, और इस ट्रैक पे ये गाड़ी ऐसे मूव करना स्टार्ट करती है इधर से, v वेलोसिटी से। तो ये जो लग रहा है ना दोस्त, इसको कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल, TAL है, देखो TAL सेंट्रीपिटल। और जो पैसेंजर है ना वो इस तरफ में मूव करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल।
तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो इसमें ना आप छोटा सा इसको आप लॉजिक लगाइए। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से बाहर लगता है ना उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, याद रखना। तो ये होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एफसी, ये होता मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस, ये होता है। आर क्या है आपका, आर जो है ये आपका रेडियस, और एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और वी क्या है, स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉडी बोल दो। ये है, समझ रहे हो बात को। तो जो सेंटर के तरफ फोर्स लगेगा ना उसको, तो बात क्या डायरेक्शन का क्या है, क्या इनर्शिया क्या कह रहा है इसमें, फोर्स लगा दिया इनर्शिया हो गया क्या, नहीं। अब वो कहता है, जरा फोकस कीजिए, उसने बोला कि यार आप सारे लोग यहां बैठे हो और ये आप मूव कर रहे हो, तो मूव करने वक्त जरा देखिए, जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया आपने तो जो पीछे वाला है बैठा हुआ आपके सिटिंग पर, आपके बैक साइड, वो हमेशा राइट टर्न लेगा, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी जाके मेंटेन होगा, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। कोई आपसे पूछे तो कहना कि अगर मान लो बस में बैठे और बस अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो पैसेंजर कहां जाएगा, राइट, और अगर बस राइट टर्न लेता है तो पैसेंजर कहां जाएगा, लेफ्ट। किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो अब तक था ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ। तो आप इसको पूरी कंप्लीटली एक एग्जांपल दे सकते हैं इस तरह से, लॉ ऑफ इनर्शिया obey the Newton's first law of motion। बेटा याद रखना इसको, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया को क्या कहते हो आप, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इनर्शिया नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं, इनर्शिया इज ऑल्सो known as Newton's first law of motion। इनर्शिया को दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं आप, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ रहे बात को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ लिया ऑलमोस्ट। अब हम सेकेंड लॉ की तरफ कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर आता है, यानी अब देखो तो मास और इनर्शिया कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब हम बात कर ले थोड़ा न्यूटन के सेकेंड लॉ। तो बेटा न्यूटन के सेकेंड लॉ, अच्छा इसमें एक पॉइंट और डील कर लो थोड़ा, कि डिपेंड क्या होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। सुनो बेटा जरा देखो, हम साइड हो गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, लार्जर मास लार्जर इनर्शिया, और स्मॉलर मास स्मॉलर इनर्शिया। तो किस पर डिपेंड कर गया ये, यानी किस पे डिपेंड कर दिया, मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड कर गया, मास पे। तो यहां से हम कह सकते हैं इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। इसीलिए आप क्या होता है, अभी जस्ट लिखे थे बेटा, दोबारा लिख देता हूं मैं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बात करें थोड़ा आगे की तरफ, और आगे में बात करते हैं थोड़ा न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये रिलेशन था मास और उसमें, ठीक है ना। अब देखिए टॉपिक का नाम आपका है
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को जानने के लिए हमें थोड़ा मोमेंटम जानना पड़ेगा। पहले मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम है क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट लिख दिया बेटा यहां पर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं अगर मान लो कि तुम्हारा मास निकालना, तुम्हारा मोमेंटम निकालना हो, तो तुम्हारा मास तुम्हारा ले लें और वेलोसिटी जो है तुम्हारे दोस्त का ले लें पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हारा मोमेंटम चाहिए तो मास भी तुम्हारा और वेलोसिटी भी तुम्हारा चाहिए, तब जाकर के बनेगा, तो नहीं बन पाएगा इसमें। समझ लो बात को? तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम कह सकते हैं इसको मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू बोलो वेलोसिटी। तो मोमेंटम को अगर हम p कह दें, मास को अगर m कह दें और वेलोसिटी को p, क्योंकि मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, याद करना तुम्हें, मोमेंटम को किससे डिनोट करता है? p से। अब यहां से मैंने कहा कि यार मोमेंटम को p से डिनोट करता है और मास को m से करता है, वेलोसिटी को v से, तो नॉर्मली कह सकते हो p इज इक्वल टू mv। और अगर p इज इक्वल टू mv कहते हो तो यहां पर नॉर्मली आपसे एक बात बन जाता है, p इज इक्वल टू mv, तो m क्या है? m इज इक्वल टू मास। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फोकस करना, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा बेटा, फिर एकदम से घूमते रह जाओगे, इतने मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ोगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ थोड़ा अगर फोकस कर लेते हो तो न्यूमेरिकल्स के चैंपियन बन जाओगे। मतलब ये होता है मास किस में, याद रखना हमें ग्राम में केजी दे दो, ये लिख रहा हूं मैं, और वेलोसिटी किस में होना चाहिए, यानी वेलोसिटी आपका होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आ रहा है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। और अपने पास बन रहा है क्या, अब यूनिट की बात करते हैं, देखिए जरा SI यूनिट की बात कर रहे हैं। तो बेटा मास को केजी और वेलोसिटी कितना, मीटर पर सेकेंड, और ये बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड। कौन सी बात हो गई? सीजीएस यूनिट निकाल लो तो सीजीएस यूनिट केजी का क्या होता है? ग्राम। मास का होता है, मीटर का होता है सेंटीमीटर, और ये हो गया पर सेकेंड। समझो ना बात को? है क्या? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने डोमिनेंट की बात करी, डोमिनेंट की बात करी आप। यहां पर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? देखिए जरा, वेक्टर क्वांटिटी। और मास क्या है? स्केलर, यानी ये क्या है? स्केलर, और ये क्या है आपका? वेक्टर। तो डोमिनेंट कौन होगा? वेक्टर। और मैंने कहा था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या देता है आपको? ये बन जाएगा कौन सा? वेक्टर। तो मोमेंटम क्या हो गया आपका? वेक्टर क्वांटिटी। और आपकी अगर इच्छा, आत्मा अगर थोड़ा जगे, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, p इज इक्वल टू कितना? m इंटू बोलो b। समझ में? आत्मा का थोड़ा जग गया हो तब की बात करते हैं, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, यहां पर अब बात क्या आता है कि नॉर्मली जरा देखो तो, अगर मोमेंटम तुम समझ गए हो तो कोशिश करो जरा। मान लो एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है बेटे, m मास का एक ब्लॉक है किसी सरफेस पे, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब इसका मोमेंटम क्या होगा? फ्रॉम गिवन फिगर, ये जो दिया हुआ है, मोमेंटम क्या लिखोगे? मास इंटू बोलो वेलोसिटी। तो अब मोमेंटम कितना? मास तो m है और वेलोसिटी कितना? u। ये बन गया
आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब जरा देखिए तो नॉर्मली हम ग्राफ की तरफ थोड़ा चल लेते हैं, ग्राफ की ओर फोकस करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें ग्राफ का, P इक्वल टू बोलो एम बी, ये इक्वेशन बार बार यूज करेंगे। फर्स्ट करते हैं when m इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो बेटा इसको कांस्टेंट करोगे तो क्या बनेगा, देखो तो ये P और ये V, तो m देखो तो क्या बना, ये बना। तो यहां से क्या कर सकते हो, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से m इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो बेटे एक बात बताओ, तो यहां से क्या करोगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो P बाय V इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। फिर वही वाली बात हो गया। तो यहां से क्या करोगे, P1 बाय V1 इज इक्वल टू बोलो P2 बाय V2 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो यहां से बनेगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू बोलो तो क्या कर सकते हो, यहां से हम P1 बाय P2 कर लिए हैं, देखो ना, तो क्या बनेगा, V2 बाय V1 बन जाएगा। देखो तो नॉर्मली अब नहीं पता चले तो यहां से निकाल लो, इस पॉइंट से ऐसे कर लो, यानी P1 बाय V1, ठीक है ना। तो और नॉर्मली अगर हम ऐसे कर ले इसको, तो जरा फोकस करना, P1 V2 इक्वल टू कितना, V1 P2। अब P1 बाय P2 इसी को ड्राइव करते हैं, ये कहां से आया उसकी बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो P1 बाय P2 कितना, अब यहां से कर लिए हो, तो अब यहां से क्या बन जाएगा, जरा देखो तो, यानी V1 बाय V2 बन रहा है, गलत लिख दी थी क्या बे, P1 बाय P2 इक्वल टू हाँ V1 बाय V2। देखो अब यहां से तुम्हें निकालना है P1 कितना बनेगा, V1 बाय V2 आई तो बोलो P2, कुछ भी निकालो, किसी का भी निकाल लो। अब जो तुम्हें दिया, अगर तुम फंस जाओ तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, तो P1 V2 इक्वल टू कितना, V1 इंटू P2। अब हमें P1 बाय P2 चाहिए ना, तो अब हमें ये चाहिए नॉर्मली इसके अपॉन, तो ये क्या करेगा, अब मल्टीपल से देख सकते हो कि कहां से आपका फाइंड आउट होगा, पूरा मैथमेटिकल टूल्स है ये। अब नॉर्मली जब करते हैं दूसरा, when V is constant, अब इसी में दूसरा करो, when V is constant that is P directly proportional M, तो यहां पर क्या बन जाएगा, V is constant, यहां पर बन जाएगा आपका M, बात यूं ही रहेगी सारा। तो इस सिचुएशन में भी वही काम कर लो, तो यहां से कर लो क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, तो P बाय M इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो यहां से बनेगा P1 बाय M1 इज इक्वल टू P2 बाय M2। तो यहां से P1 बाय P2 इज इक्वल टू निकाल लो। समझ रहे ना बात को, आपको जो भी फाइंड आउट करने को दिया फाइंड आउट कर लो। ये तो बात रही बेटा मोमेंटम की बात है। मोमेंटम आया क्या, किसका मोमेंटम निकालना है, जिसका भी निकालना उसके मास और उसके वेलोसिटी को मल्टीपल कर दीजिए, उसका मोमेंटम निकल जाएगा। मेरा मोमेंटम निकालना तो मेरे मास और मेरे वेलोसिटी को आप, अब मान लो ये पेन है मार्कर, इसका मोमेंटम, इसको आप इसका जो वेलोसिटी होगा इसके मास और इसी के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं क्या, हम न्यूटन के सेकंड लॉ को, ठीक है ना। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, मोमेंटम जानना जरूरी था इसके लिए। तो हम कह सकते हैं इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन momentum is directly proportional to the force of an object. It states that the rate of change in momentum, rate of change in momentum, फोकस करना, रेट लगा हुआ बेटा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी है, इसका क्या बनेगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं फिलहाल के लिए, जरा फोकस कीजिए। तो यहां पर क्या बात बनेगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यह m मास का ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी है u, और यही ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचता है पॉइंट A से B तक, m मास, इसकी वेलोसिटी होता है f, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद। जब ये चला था उस समय, जब ये इस तरह का था,
तो उसकी स्पीड कितनी थी u, और इस पे कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के इसकी स्पीड हो जाती है चेंज, यानी वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पी आई लिख देते हैं, कितना, अभी जस्ट इससे पहले एग्जांपल देके दिखाए थे एम यू, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम मास इंटू बोलो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहां से चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन को देखो डेल पी, पी तो मोमेंटम होता है, डेल का मतलब होता है चेंज इन। तो किसके करीब आएगा ये आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम कितना, देखो तो अब हम बात कर ले जरा, पी फाइनल है एम बी और ये बन गया एम यू, है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम रेट। तो याद करो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बताया था हम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। तो हम कह दिए क्या, ये देखो जरा टी, चेंज इन मोमेंटम टी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, पी एफ माइनस, तो ये ही वाला पार्ट है ना अपने पास। तो यहां से हम लिख सकते हैं एम बी माइनस एम यू अपॉन में टी। तो एक बात बताओ, तो यहां से क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू एम, देखो एम कॉमन वी माइनस यू अपॉन में टी। तो अब क्या कह सकते हैं आप, यानी नॉर्मली कितना, देखो तो एम और वी माइनस यू अपॉन में टी कितना, ए के करीब, ए बना के नहीं बना, देखो ना। तो इसीलिए क्या कहता है, देखिए तो अब अपना स्टेटमेंट कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, एम बी माइनस यू बाई टी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, एम ए, और एफ इज इक्वल टू के और एम ए। इफ के बराबर क्या है, कांस्टेंट। हम अगर बात करें इफ एम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो समझो तो अगर मान लो कि मास 1 kg अप्लाई करें और ए जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर मूव करना स्टार्ट कर गया हो, अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो के की वैल्यू कितना, देखो तो यहां से 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू के, इसीलिए के इज इक्वल टू 1, इसीलिए एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम ए। देखो तो अब यही तो है अपना न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही तो है क्या इसमें, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्लियर हो गया, फटाफट से चेक कर लो, ठीक है, और बाकी रिकॉल कर लो, समझ रहे हो बात को। अब यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स वाली बात होती है, ठीक है ना, और इसके बाद आपके जो प्रूफ था मैंने कर दिया आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखे हैं क्या, मोमेंटम। तो नॉर्मली हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक और इस सेशन में, वो अपना है रिलेशन बिटवीन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए, फोकस करना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है ना। नॉर्मली देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम बी स्क्वायर, और मोमेंटम कितना, एम बी। तो इसको हटाओ, पहले यहां से बी निकाल लो, बी बराबर क्या बनेगा,
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अगर हम सेकेंड को इसमें जाकर के पुट कर दें तो क्या बात बनेगा, देखो ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से कर सकते हैं हाफ एम, वी की वैल्यू क्या होगा, पी अपॉन में एम का स्क्वायर, क्योंकि वी बराबर कितना, पी अपॉन एम। तो यहां से बनेगा हाफ एम इंटू बोलो पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये कैंसल, तो कितना बन गया, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, नॉर्मल। तो अगर हम यहां से बात कर ले, इसीलिए पी स्क्वायर बराबर कितना, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, और p बराबर कितना, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस की बात कर लो, इंटू 2m, ठीक है ना। देखो इस पर ग्राफ भी होता है, लेकिन हायर क्लास के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, और इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब क्या बात बनेगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो काइनेटिक एनर्जी बन रहा है ना। तो यहां से क्या करोगे, पी स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलो, देखो फंसना नहीं है यहाँ पर, हाँ बेवकूफ लोग फंसते हैं, जो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो फंसते हैं। क्यों, क्योंकि यार ये वाला पॉइंट है, m को कांस्टेंट माने हो तो 2m भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, p स्क्वायर रूट ऑफ k, स्क्वायर रूट ऑफ k बन रहा है। दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ k। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, p स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का, है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब यहां से p स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट, तो यहां से क्या करोगे, p1 का स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p2 का स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो बात को, यानी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2। तो यहां से p1 बाय p2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, फिर से वही बात बन गया बेटे, क्या किसके करीब बनेगा, k1 बाय k2, समझ रहे हो बात को। तो अब यहां से p1 बाय कर लो, समझ रहे हो बात को। अब इसको ये नॉर्मली इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके क्या कर सकते हैं आप, इसको करोगे p1 बाय p2 इक्वल टू बोलो स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन में काइनेटिक एनर्जी सेकंड। ये देख लेना, हमारा भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ये बोल के यार इसमें कुछ भी फाइंड आउट करना है कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए, उसका मैथमेटिकल टूल्स है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाता है क्या, फिनिश, मतलब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ कंप्लीट कर लिया है, मोमेंटम भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और हम लोग एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये आपका इस पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, उसी में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़िए इसको, और फिलहाल इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, रिकमेंडेड बुक है, जो भी आपको रिकमेंड किए होंगे आपके शिक्षक टीचर वगैरह, आप उसको बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ना बने तो फिर आप मुझे नीचे जीमेल पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना, ईमेल कीजिए, हम आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टाइम निकाल करके, ठीक है ना। और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।